जरा सोचिए, कोई इंसान मंदिर से पवित्र फूल उठाए, फिर उसमें लेड और आर्सेनिक जैसा जहर मिलाए और उसे अपने ही पीने के पानी में घोल दे। सुनने में ही कितना अजीब और सच कहूं तो पागलपन लगता है ना? लेकिन एक देश के तौर पर हम सब मिलकर ठीक यही काम कर रहे हैं, हर रोज। तो चलिए इस अजीब सी रस्म के पीछे की कहानी को समझते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? सवाल बहुत सीधा है। क्या कोई जानबूझकर अपने ही पानी में जहर मिलाएगा? शायद कभी नहीं। फिर से उसी इमेज पे वापस आते हैं। सोचिए, कोई मंदिर के पवित्र फूल ले, उनमें खतरनाक केमिकल्स मिलाएं और फिर उसे अपने ही पीने के पानी में घोल दे। ये कितना बेतुका, कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगता है ना? और यही तो असली बात है। एक देश के तौर पर हम सब मिलकर बहुत बड़े स्केल पर हर रोज ठीक यही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक मेटाफर है, ये दिखाने के लिए कि हम अपनी ही पवित्र नदियों के साथ असल में कर क्या रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सी पवित्र चीजें हैं जो असल में जहर का सोर्स बन रही हैं। हर साल 80 लाख मीट्रिक टन, ये वजन है सिर्फ उन फूलों का जो नदियों में फेंके जाते हैं। अब इस नंबर को ना जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इतने फूल हैं कि अगर उन्हें ट्रकों में भर दें तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ट्रकों की एक बम्पर टू बम्पर लाइन लग जाएगी हर साल, सिर्फ और सिर्फ फूल। तो सवाल ये है कि ये फूल जो इतने मासूम दिखते हैं, वो एक पूरी नदी को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए होता क्या है, जब ये फूल और उनमें लगे केमिकल्स पानी में सड़ते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें खाने के लिए बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और ऐसा करते हुए वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। फिर नदी की सतह पर काई की एक मोटी परत जम जाती है जो सूरज की रोशनी को नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती, और नतीजा पानी के अंदर का पूरा जीवन, मछलियां, कछुए, सबका दम घुट जाता है। एक जीती जागती नदी एक डेड जोन बन जाती है। और कहानी सिर्फ फूलों पर खत्म नहीं होती। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां, उन पर लगे जहरीले पेंट जिसमें लेड और मरकरी होता है, वो पानी में घुल जाता है। दूध और भी वो पानी की सतह पर एक लेयर बना देते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। जो सिक्के हम फेंकते हैं वो हैवी मेटल पोल्यूशन फैलाते हैं, और मानव अवशेष, उनसे तो हैजा और टाइफाइड जैसे खतरनाक बैक्टीरिया फैलते हैं जो पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन रुकिए, अगर हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस धार्मिक प्रदूषण पर ही रहा तो हम असली और सबसे बड़े विलेन को तो मिस ही कर देंगे। आंकड़े देखकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारे शहरों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज, मतलब हमारे घरों के टॉयलेट्स का पानी, नदी प्रदूषण का 70% हिस्सा है। 70%! हम सचमुच अपने फ्लश का पानी सीधे अपने पीने के पानी के सोर्स में बहा रहे हैं। और मजे की बात देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के नाम पर 1986 से लेके अब तक टैक्स पेयर्स के, यानी हमारे आपके 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। जरा सोचिए इस पैसे से क्या क्या हो सकता था, लेकिन ये सारा पैसा सचमुच पानी में बह गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ? असलियत ये है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए भी गए, वो या तो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम करते हैं या फिर बिजली कटौती की वजह से बंद पड़े रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, कई प्लांट्स में तो बाईपास वाल्व्स लगे होते हैं। मतलब जब कोई नहीं देख रहा तो बिना ट्रीटमेंट के सारा गंदा पानी चुपचाप सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। सिस्टम ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो फिर इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब सीधा है, हम सब। ये जहर कहीं और नहीं जा रहा, ये घूम फिर कर हमारी थालियों में और हमारे शरीर में वापस आ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की संख्या है जो हर साल डायरिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। और ये वो बीमारियां हैं जिन्हें बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। और ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हमारे अपने ही बनाए हुए जहर का नतीजा है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे, सोचिए, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि नदी में फेंका गया जहर आखिर थाली तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है बायोमैग्निफिकेशन। चलिए समझते हैं ये क्या है। नदी में जो लेड और मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिन्स हैं, उन्हें पहले पानी के छोटे छोटे पौधे सोख लेते हैं। फिर छोटी मछली उन पौधों को खाती है, फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और फूड चेन के हर स्टेप पर जहर की मात्रा हजारों गुना बढ़ती जाती है। और आखिर में वही जहर हमारी डिनर प्लेट पर आ जाता है। और ये गलतफहमी बिल्कुल ना रहे कि जो लोग शाकाहारी हैं वो इससे सेफ हैं। बिल्कुल नहीं।
यही जहरीला पानी हमारे खेतों तक पहुंचता है, जिससे सब्जियां उगाई जाती हैं। ये हमारे ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। मतलब ये जहर हमारी सब्जियों में है, हमारे पानी में है और आखिर में हमारे शरीर में। इससे कोई नहीं बच सकता। सिचुएशन काफी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है। चलिए अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं जो वाकई काम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास बेहतर रास्ते मौजूद हैं। दिक्कत इरादों की नहीं है, दिक्कत है सही विकल्पों के बारे में जानकारी और उनकी मौजूदगी की। जैसे फूल नदी में फेंकने की जगह उन्हें रिसाइकल करके अगरबत्ती या बायोलेदर बनाया जा सकता है। पीओपी की मूर्तियों की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल हो सकता है। नदी में दूध चढ़ाने से कहीं बेहतर है कि उसे गरीब बच्चों में बांट दिया जाए। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में ये पूरी बात एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर आके रुक जाती है। एक तरफ तो हम अपनी नदियों को माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हमने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ेदान बना दिया है। ये दोगलापन अब खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि एक माँ और एक कूड़ेदान, ये दो शब्द कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, अगर धर्म और पुण्य का असली मतलब जीवन की रक्षा करना है, तो क्या सबसे बड़ी पूजा ये नहीं होगी कि हम अपनी जीवन देने वाली नदियों को बस अकेला छोड़ दें, उनमें श्रद्धा के नाम पर एक तिनका भी ना डालें? शायद सच्ची भक्ति किसी चीज को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे बचाने में है।